ओके, तो अभी तक थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग पढ़े थे, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी। इंथैल्पी के बाद ही हमने पूरा थर्मोकेमिस्ट्री डिस्कस कर दिया है ना? ध्यान में है? थर्मोकेमिस्ट्री का अलग चैप्टर ही है। अभी फिर से बोल रहा हूं सबको, इन सब पे अगर अभी भी बेस पॉइंट तैयार नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स में दिक्कत आएगी। नीट का सवाल या जेईई मेंस कहीं का भी सवाल सॉल्व करने में आपको एकदम याद रखना पड़ेगा पॉइंट्स। इंथैल्पी पे है ना, जैसे कुछ लोग अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में जा रहा है तो ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। लेकिन उसके बावजूद भी दो चार लोगों ने इस पे पूछा कि सर डेल एच जीरो कैसे होता है, मतलब उसके पॉइंट याद नहीं है इसका मतलब, है ना? अभी जो आपने दिवाली के बाद 3 टेस्ट दिया उसमें फ्री एक्सपेंशन वाला पार्ट भी था। मैंने बताया था फ्री एक्सपेंशन में क्यू भी जीरो होता है, वर्क भी जीरो होता है, डेल ई भी जीरो होता है, डेल एच भी जीरो होता है। अब ऑप्शन में गलती से आ गया था कि डेल टी जीरो, तो डेल टी जीरो होगा ही ना, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अच्छा बताओ, इसका कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते क्या कि इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है कि नहीं? देखा जाए तो फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस एडियाबेटिक भी हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया, एडियाबेटिक भी हो गया ना क्या? फ्री एक्सपेंशन जो है ना एकदम सडन प्रोसेस है, डेफिनेशन में लिखा नहीं रहता है फ्री एक्सपेंशन में कि एडियाबेटिक है, लेकिन अगर अब जेई में जितने बार क्वेश्चन आया उसमें एडियाबेटिक, फ्री एक्सपेंशन को एडियाबेटिक माना गया। और बाद में अगर डेफिनेशन देखोगे तो वहां लिखा रहता है फ्री एक्सपेंशन इज ए वेरी सडन प्रोसेस सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। इतना फास्ट एक्सपेंशन है कि वो टाइम ही नहीं है हीट का एक्सचेंज का। और फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्यों जीरो है? तो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, तो यही जीरो है तो वर्क डन जीरो है। और फर्स्ट लॉ से डेली इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो हो गया। और डेली जीरो हो गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। याद करो। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम अपने आप को पूछो कि 20 दिन में ये जो पार्ट हुई है अभी तक, क्या उसका 10 पॉइंट याद है? थर्मोकेमिस्ट्री में 18 डेफिनेशंस और कम से कम 150 क्वेश्चंस, देन ओनली वी कैन गो फॉर द जो अदर पैरामीटर है, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, एंट्रोपी में भी हम लोग देखेंगे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी होता है और एंट्रोपी टोटल भी होता है। ये सारा सारा पार्ट है। तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे, फिर से बोल रहा हूँ, थर्मोकेमिस्ट्री में अगर तुमने अभी भी सारा डेफिनेशन नहीं लिखा है तो 5-10 पेज छोड़ो, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप इग्नोर नहीं कर सकते। पता चला थर्मोकेमिस्ट्री से ही सवाल आया, ये सब पार्ट से सवाल नहीं आया। क्लियर है? अभी लास्ट ईयर जैसे मुझे बताओ, एक तो थर्मोकेमिस्ट्री से आया हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला, और कोई सवाल था क्या जी थर्मोडायनेमिक्स का? एनीवन? क्या एंट्रोपी वगैरह पे सवाल था? एक बार देखो देखो जल्दी देखो, है क्या कोई और सवाल है? ये सवाल ये तो बड़ा सिंपल है। एक सवाल आ गया था एक्सोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन, ये सवाल आया था। ये भी कुछ लोग गलत किए थे। अरे वो तो मत बोलो, मुझे पता है कुछ लोग किए थे सर, ग्राफ में पता नहीं चला, दिख रहा है एनर्जी रिलीज हो रहा है ना? जल्दबाजी में ऐसा 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 क्वेश्चन, पता है ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाता है ना? जैसे होता है ना कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ और कभी ऐसा बॉल आ गया कि इसको तो छक्का मार ही देंगे, पता चला कैच आउट हो गया, होता है ना? क्या और कोई सवाल इसके अलावा? दो ही है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस टाइप में था और एक क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब ऐसे ही टिक कर देने थे। चलो लिखो,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से वही बोल रहा हूं, अगर इस पे काम नहीं किया है तो 10 12 15 पेज छोड़ने पड़ेंगे। मैंने इसके नोट्स भी भेजे हैं, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले लिखिए स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या आइडिया है वसीम, बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब लग रहा है, समझ में आ रहा है तो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या मतलब है, जल्दी, अरे कुछ तो आइडिया होगा। ऑटोमेटिक, ओके। और हाँ सत्यम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं, प्रोसेस का डेफिनेशन बताओ, प्रोसेस का डेफिनेशन बताओ। हाँ हाँ, मतलब जनरली 11th वाले बच्चे स्पॉन्टेनियस को ऐसे ऐसे समझते हैं कि फास्ट प्रोसेस, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी वेरी स्लो, मे बी वेरी फास्ट। हाँ स्पॉन्टेनियस है बिल्कुल। सो spontaneous process or reaction are those process or reaction which will go there by own, no external force is needed। लिखिए फटाफट लिखिए, spontaneous process or reactions, spontaneous process or reaction spontaneous process or reaction are those process or reaction which will go by their own without any external, which will go by their own without any external support, without any external support, without any external support। एग्जाम्पल दे सकते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का? हम्म, कम से कम 5 7 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। इसमें लिखो, एक पॉइंट पहले लिख लो, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर irreversible and spontaneous, all natural processes are irreversible, all natural processes are irreversible and spontaneous, full stop। इसी में आगे लिखो, the natural processes take place of their own in one direction only, the natural processes take place of their own in one direction only, the natural processes are take place of their own in one direction only, फुल स्टॉप। इसी में एक और पॉइंट लिखो, spontaneous process may have their natural tendency, spontaneous process may have their natural tendency to occur in a particular direction, spontaneous process may have their natural tendency
to occur in a particular direction, to occur in a particular direction of its own, spontaneous process has a natural tendency to occur in a particular direction either of its own or after proper ignition under the set of conditions, or after proper ignition under the given set of conditions. मतलब बहुत बार ऐसा होता है बच्चे, कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं बट वो पहले इनिशियल स्टेज पे इग्निशन चाहिए, समझ गए ना? अगर किसी प्रोसेस को इनिशियली इग्निशन दिया और उसके बाद वो अपने आप चलने लगा, वो भी स्पॉन्टेनियस है। मतलब आपको किसी प्रोसेस को कराने के लिए कंटिन्यूअस फोर्स नहीं देना है, लगातार इनिशियल से फाइनल तक लगातार फोर्स नहीं देना है, लगातार इग्निशन नहीं देना है। इनिशियली जैसे एलपीजी गैस ऑन किया तो गैस बाहर निकल रहा है, O2 है किचन में, तो वहां पे कंबशन शुरू नहीं होता, लेकिन एक बार जब आप इग्निशन देते हो तो कंबशन शुरू हो जाता है एंड बार बार आपको उसको इग्नाइट करने का जरूरत नहीं है। फिर वो कंबशन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा सिलेंडर ही खाली ना हो जाए, या फिर O2 का सप्लाई कट कर दिया, ऐसा। समझ में आ रहा है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैज द नेचुरल टेंडेंसी टू गो इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, और will go in particular direction when you ignite them. जब वो इग्नाइट करोगे तब वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स में इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है बच्चे, और अगर ये रिसर्च नहीं होता तो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं जो केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं वो अपने कंडीशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। हमें ये कंडीशन पता करना पड़ता है किस कंडीशन पे रिएक्शन फिजिबल है और किस कंडीशन पे रिएक्शन फिजिबल मतलब यहां फिर से फिजिबल स्पॉन्टेनिटी का दूसरा नाम है। कोई बोले फिजिबल रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फिजिबल एंड स्पॉन्टेनियस बोथ आर सेम वर्ड, ओके। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कोई रिएक्शन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज द सेट ऑफ कंडीशन एट विच द गिवन चेंज इज स्पॉन्टेनियस, and this is the set of condition at which the given reaction process is non-spontaneous, that is also known as not feasible. Getting my point? एग्जाम्पल लिखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का। पहला, तुम्हारा मोबाइल देखना, हाईली स्पॉन्टेनियस। तुम्हारा नहीं पढ़ना, हाईली स्पॉन्टेनियस। तुम्हारा पढ़ना, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल। हाँ, संकेत के दिमाग में कुछ कुछ चलना, हाईली स्पॉन्टेनियस। हाँ, प्रथमेश का मेरा नहीं सुनना, है ना? क्या? और सौरभ के बारे में क्या बोलोगे फिर? हाँ, सौरभ के बारे में क्या बोलोगे फिर? हाँ, चाप खाने जाना नहीं, हाईली स्पॉन्टेनियस। ओके, सो लिखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस at room temperature is the example of spontaneous physical change. तुम इतना नहीं वर्ड में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है at 25 डिग्री C. Is this process spontaneous? Yes, it is spontaneous, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको स्पॉन्टेनियस के लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लो अगर वाटर है और यहाँ पे NaCl डाल दिया, NaCl सॉलिड, तो लगता है डिसोल्यूशन, है ना, स्पॉन्टेनियस होगा। कोई सॉल्ट को पानी में डालोगे तो बहुत सारा चांस है कि गिवन कंडीशन पे वो आयंस में जाएगा। अरे यस नो, स्पॉन्टेनियस।
है ना। मिक्सिंग ऑफ गैसेस, दो अलग अलग कंटेनर में, कंप्लीट साइलेंस प्लीज, दो अलग कंटेनर में मान लेते हैं डिफरेंट गैसेस हैं, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप ये वल्व हटा देते हो तो दोनों गैस ऑटोमेटिकली एक दूसरे में अच्छे से घुल जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बना देगा। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस हाईली स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाता है, ये सिर्फ वल्व हटाना है, ये इधर और ये इधर, हाँ डिफ्यूजन बोल सकते हो उसको। ओके, और एग्जांपल बताइए स्पॉन्टेनियस का। हमारा एजिंग, हमारा बड़ा होना हमेशा नेचुरल प्रोसेस है, एक ही डायरेक्शन में है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन लिखिए, फटाफट लिखिए। कंबशन, बिल्कुल। कंबशन जो है इग्निशन के बाद स्पॉन्टेनियस है, नॉट बिफोर दैट, है ना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, अगर रूम टेम्परेचर बोलो तो होता ही है ना। बड़े बड़े लेक जो है ड्राई हो जाते हैं, आप जानते हो, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लिक्विड से वेपर बनना किसी भी टेम्परेचर पे, स्पेशली 25 डिग्री सी पे तो होगा ही, 100 डिग्री सी पे तो बॉइलिंग कहलाएगा वो। 25 डिग्री सी पे या 30-40 डिग्री सी पे वाटर का लिक्विड से वेपर में जाना इवेपोरेशन, और 100 डिग्री सी पे ऐसा होना बॉइलिंग। 100 डिग्री सी पे ऐसा होना बॉइलिंग। फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए। हाँ, हाई टू लो टेम्परेचर लिख लेना जी। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाँ लेकिन लिख लो, ये स्पॉन्टेनियस है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर इज स्पॉन्टेनियस। जल्दी जल्दी लिखो। बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल आफ्टर इग्निशन लिख लो। बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल आफ्टर इग्निशन, कैंडल वगैरह भी अगर एक बार आपने उसको जला दिया तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया फिर, है ना। लाइटनिंग ऑफ कैंडल लिख लो, ठीक है। इरिवर्सिबल में टोटल हमेशा बढ़ेगा, टोटल, सिस्टम सराउंडिंग का नहीं। सिस्टम का घट सकता है, सराउंडिंग का बढ़ सकता है, वाइस वर्सा, लेकिन टोटल डेफिनेटली बढ़ेगा इरिवर्सिबल में, है ना। हाँ जी लिखो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जल्दी लिखिए डेफिनेशन, और भी एग्जांपल है बाद में लिखाता हूं, लिखिए लिखिए जल्दी। रितेश, non spontaneous, the process which does not occur of its own in a particular direction। non spontaneous definition लिखो, the process which does not occur of its own in a particular direction, the process which does not occur of its own in a particular direction, that is a process which does not have a natural tendency, that is a process which does not have a natural tendency, that is the process which does not have a natural tendency to occur in a particular direction, that is the process which does not have a natural tendency to occur in a particular direction of its own or even after ignition। देखो ऐसा भी नहीं है कि एक बार इग्नाइट किया फिर वो स्पॉन्टेनियस हो गया, ऐसा भी नहीं है। इग्नाइट किया उस समय हुआ होगा, 2-4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में गए होंगे, फिर रुक गया, ऐसा है। मतलब एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस और रिएक्शन विच नीड कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअस, समझ गए ना। जैसे सिंपल, अब स्कूटी या बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो कंटिन्यूअस एक्सलेट करोगे तभी वो आगे चलता रहेगा, है ना। वो अलग बात है कि मोमेंटम में थोड़ी देर और आगे जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस देखो एक्सलेट कर रहे हैं तभी वो चल रहा है।
क्लियर है? समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। क्लियर है? लिख लो। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इग्नाइट किया फिर वो चलने लगा, ऐसा भी नहीं है। जब इग्नाइट किया थोड़ी देर के लिए हुआ भी होगा, फिर नहीं चलेगा, रुक जाएगा। लिखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी मेड टू अकर, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मे बी मेड टू अकर, non-spontaneous process may be made to occur when energy from some external source is supplied continuously throughout the process. Non-spontaneous process may be made to occur when energy from some external source, when energy from some external source is continuously, it's supplied continuously throughout the process. It's supplied continuously. Non-spontaneous process may be made to occur. Non-spontaneous process may be made to occur when energy from some external source is supplied continuously throughout the process. यहां तक समझ में आ रहा है? बोलिए। देखो, नेचुरली बात करें तो जैसे होता है कि तुम यहाँ डेली आ रहे हो ना, तो वो एनर्जी डेली या मोटिवेशन डेली मिलता है, होमवर्क मिलता है तो हम पढ़ते हैं, है ना? ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यही रीजन है। वहां पे वो चीजें नहीं है, कोई डांटने वाला भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है ना? और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं। जब आप 10 लोगों को पढ़ते देखते हो तो वो इग्निशन आपके अंदर भी आता है कि नहीं, लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है। दैट इज द डिफरेंस। समझ रहे हैं? लेकिन थोड़ा थोड़ा उल्टा भी होता है, ये नहीं पढ़ रहा तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं कैसे होता है। हाँ, खैर बात की बात है। नाउ यू टेल मी, किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टिनिटी के लिए what are the factors responsible for spontaneity of a process? बड़ा इंपॉर्टेंट अब डिस्कशन पे जा रहे हैं हम लोग कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना देता है। द फैक्टर्स विच विल डिसाइड वेदर द रिएक्शन ऑफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी रिसर्च हुए बच्चे, जितने भी रिसर्च हुए, इधर सब लोग ध्यान देना, मैक्सिमम 99% केसेस में ये देखा गया कि अगर ए से बी जा रहा है और ये स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट का, तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव मिला। समझना बात को। वो सारे रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस था वो एक्सोथर्मिक भी था। गुड टू गो। जैसे आप बताओ, कार्बन सॉलिड को जब एक बार कंबशन शुरू कर देते हो तो बार बार इसको बोलना पड़ता है क्या कि तुम जलता रह? नहीं बोलना पड़ता है ना, चलता रहता है। और ये कैसा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। मीथेन को बर्न कर दिया, एलपीजी गैस मान लो ऑन कर रहे हो और फिर वो कंटिन्यूअसली एक इग्निशन के बाद चलता रहता है। सो इन थर्मोडायनेमिक्स इट वाज फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। अपने आप हो रहा है, थोड़ा बहुत इग्निशन चाहिए शुरू में, उसके बाद अपने आप चलता रहेगा। एंड दे आर ऑल्सो एक्सोथर्मिक। ऐसे सारे प्रोसेस और रिएक्शन जो अपने आप हो रहे थे, अभी मैंने समझा दिया अपने आप हो रहे मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप हो रहे थे, उसके बारे में क्या देखा गया, वो एक्सोथर्मिक था। समझ में आया? बट एट द सेम टाइम साइंटिस्ट गॉट सरप्राइज कि ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में अपने आप जा रहा है। सॉलिड लिक्विड में अपने आप जा रहा है। सॉलिड लिक्विड में एट 25 डिग्री सी अपने आप जा रहा है। और मैं बताऊं, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। सॉलिड से लिक्विड एंडोथर्मिक है। अच्छा बताओ, लिक्विड से वेपर हीट रिक्वायर्ड होगा ना, इवेपोरेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी तुम्हारा डेल एच ग्रेटर देन 0 है। और पता है ये दोनों फिजिकल चेंज स्पॉन्टेनियस है। यहां तो इग्निशन का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, यहां इग्निशन का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। बस आपको थोड़ा एफर्ट क्या लेना है,
कि डीप फ्रीजर से आइस क्यूब बाहर रख दो बस, ये इग्निशन है, समझ में आ रहा है? उसके बाद मेल्टिंग अपने आप हो जाएगा इस कंडीशन पे। तो साइंटिस्ट को सरप्राइज क्यों लगा? ये वाला चीज सही लग रहा था, ठीक है, प्रोसेस उस डायरेक्शन में जा रहा है जिधर एनर्जी कम हो रही है। आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के डिफरेंस समझाया था, तो बोला था कि एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट की हीट कंटेंट कम होती है और रिएक्टेंट की हीट कंटेंट, याद करो, कभी ये डायग्राम बनाया था आपके सामने जब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता रहा था, तो 2AB ऐसा लिखा था और इसका डेल एच मान लो -500 है। तो ऐसा डायग्राम बनाया था कि पहले कंटेनर में A2 B2 11 है और इसकी एनर्जी मान लेते हैं 1500 है। बाद में जब AA बॉन्ड टूट गया, BB बॉन्ड टूट के नए कंपाउंड बने AB, तो इसकी एनर्जी 1000 ही है। कभी बनाया था ऐसा, बताओ? तो एक्सोथर्मिक में दिख रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, एक्सोथर्मिक में दिख रहा है हमें ये बात। और ये नेचुरल भी लगता है कि ठीक है, सिस्टम विल गो इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन मिनिमाइज द एनर्जी। नेचुरली बोला जाता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो अनस्टेबल है, जिसका कम एनर्जी है वो स्टेबल है। सो अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है इन द डायरेक्शन वेयर एनर्जी डिक्रीजेस, तो ये हमें लॉजिकल भी लगता है कि अच्छी बात है ना कि उस डायरेक्शन में चला गया जहां एनर्जी कंटेंट कम है। कम है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, एंड एनी प्रोसेस और रिएक्शन मस्ट हैव टेंडेंसी टू गो इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन मिनिमाइज द एनर्जी। ये नेचुरल है, थर्मोडायनेमिक्स में साइंटिस्ट को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि उस डायरेक्शन में जा रहा है जिधर एनर्जी कम हो रहा है। जैसे यहां पर भी देखो, इन दोनों का कंबाइंड एनर्जी मान लो 1000 है इन दोनों का, और CO2 का एनर्जी 200 ही है, तो लॉजिकल लग रहा है ना, ठीक है, उस डायरेक्शन में चला गया जिधर वो एनर्जी कम कर लिया अपना। कहां गया रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी? सराउंडिंग को दे दिया। यहां पर भी मान लो इसकी एनर्जी 5000 है, मीथेन और O2 की, और इन दोनों की एनर्जी 1000 है, तो अपने आप उस डायरेक्शन में चला गया, अपने आप में इस तरह से मॉडिफिकेशन कर लिया ताकि वो एनर्जी मिनिमाइज कर सके। तो इन सब में ना कोई दिक्कत नहीं हुआ लोगों को, एनर्जी से काम हो रहा था, एनर्जी क्राइटेरिया से, लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल और केमिकल चेंज मिले जो स्पॉन्टेनियस था और साथ साथ में उस डायरेक्शन में जा रहा था जिधर एनर्जी बढ़ रही थी। देखो सरप्राइज होता ही है, मान लो हाई से लो वाटर सप्लाई हो रहा है, तो ये हमें नेचुरल लगता है, लेकिन किसी दिन तुम्हें ऐसे लगे कि रिवर्स वाटरफॉल है, पानी ऊपर जा रही है, तो ये नेचुरल नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा कोई भी रिएक्शन प्रोसेस जिसमें एनर्जी कम हो रही थी, मतलब एक्सोथर्मिक था, वो स्पॉन्टेनियस था और ये हमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसे कुछ दो चार रिएक्शन प्रोसेस और मिले जो उस डायरेक्शन में नेचुरली जा रहा है जिधर एनर्जी बढ़ रही है, एंड फिर यहां पे लॉजिक जो है फेल हो गया एनर्जी वाली। फिर साइंटिस्ट को लगा नहीं, कोई और लॉजिक जरूर है इसको ड्राइव करने के लिए, कोई और फैक्टर जरूर है जो इवन एनर्जी बढ़ रही है फिर भी उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, इसके लिए कोई ना कोई फैक्टर जरूर है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी दैट फैक्टर इज एंट्रोपी। समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, वो फैक्टर क्या है? एंट्रोपी। ओके, हाँ वहां पे सही कर लेना, लिक्विड लिख दिया दोनों जगह पे।